नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्रिएटिव में। साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, अर्थात शिक्षण कौशल से संबंधित है प्रश्न। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो आपका बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक की परीक्षा होती है उसको लीजिए, या आपका सक्षमता परीक्षा होता है, या आपका विद्यालय आधारित जो विशेष शिक्षक की जो नियुक्ति होने वाली है उन सभी को लीजिए। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं। बिना वक्त गंवाए हुए, चूंकि समय की थोड़ी सी कमी है आज हमारे पास, इसलिए जल्दी जल्दी जो है प्रश्नों को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, प्रश्न ये है हमारे पास। पहला प्रश्न देखेंगे, एकदम फटाफट आप लोग आंसर कर सकते हैं। आंसर देखिए सर, निश्चित रूप से आप लोग 25 प्रश्नों में जितना सही होता है एक बार कमेंट पे जरूर लिखा कीजिए कि 25 में इतना सही हुआ। बहुत जो है ना, और आप लोग जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं एकदम शेयर करिए सर। अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करेंगे। आइए बात कर लेते हैं, सवाल हमारा देख लेते हैं। सवाल क्या कहता है? मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? बात मनोविश्लेषण का है सर। और अगर शिक्षक के क्षेत्र में, शिक्षक आप हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस मनोविश्लेषण शब्द को समझना होगा। क्योंकि बच्चों के मन की भावनाओं को समझना, बच्चों के मन में क्या चल रहा है उनको समझना, और उसके बाद उस पर आगे की जो है कार्रवाई करना, अर्थात क्रियान्वयन करना चीजों को, कि किन चीजों को वो जल्दी पकड़ सकता है, ये सबसे अहम होती है शिक्षकों के लिए। एक शिक्षक के रूप में आप अगर देखेंगे तो ये जो है बहुत जरूरी होता है कि बच्चों के मन की भावनाओं को समझना, ये बहुत जरूरी होता है। आपके सामने ऑप्शन है कर्न हॉर्नी, थॉर्नडाइक, क्रोवेल, सिगमंड फ्राइड। राइट आंसर के साथ चलेंगे, सीधा सीधा ऑप्शन लगाएंगे सिगमंड फ्राइड जो है, ये बिल्कुल यही जो है जो आपका कहिए मनोविश्लेषणात्मक जो शब्द है, इसके बारे में इन्होंने ही बातें की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? पहला, छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है, रहता है। भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का मतलब क्या? कभी आप प्रोजेक्ट विधि से काम करवाइए, प्रोजेक्ट विधि से कार्य कराइए। कभी आप क्या करिए, प्रश्नोत्तरी विधि को ले आइए, कभी प्रश्नोत्तरी विधि को लाइए। कभी क्या होता है, डूइंग बाय लर्निंग, करके सीखने वाली विधि को लाइए, नहीं करके सीखने वाली विधि को लाइए। कभी विश्लेषणात्मक विधि को लाइए, तो कभी संश्लेषणात्मक विधि को लाइए। कभी आप आगमन विधि को लाइए, तो कभी निगमन विधि को लाइए। मतलब ये क्या है सर? ये क्या है, जब आप बदलते रहेंगे तो बच्चों में क्या होगा, जैसे एक घंटी होता है, 30-35 मिनट की घंटी, 40 मिनट घंटी होती है, फिर दूसरे टीचर आ जाते हैं, एक अलग उत्साह बच्चों के अंदर होता है। आप अकेले अगर 2 घंटा बैठे रहिए क्लास में, थोड़ा बच्चा बोर हो जाएगा, पक जाएगा, आपसे भी और आपका भी मन उब जाता है, और आप भी नए क्लास में जाते हैं, विषय बदलता है या कुछ तौर तरीके बदलते हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है, नयापन आता है। और जब नयापन आता है तो चीजों को समझने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं भिन्न भिन्न शिक्षण विधि के क्या फायदे हैं। तो छात्रों को ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार से समझ में आता है, कक्षा में पढ़ाई रोचक बन जाती है। बिल्कुल इन सभी के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर आपका इनमें सभी हो जाएगा। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्या, किस बात का? देखिए, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नता पूर्वक पढ़े, पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, पाठ के उद्देश्य से पूर्ण हो, कोई छात्र इधर उधर न ध्यान दे। सही आंसर की तलाश कर रहे हैं, सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करिएगा। सीधा सीधा बात है, शिक्षक का काम है जब कक्षा शिक्षण हो तो उस समय में बच्चा प्रसन्न रहे या ना रहे, बच्चा पढ़ाने के पीरियड में पूरा ध्यान हो या ना हो, लेकिन पाठ का जो उद्देश्य है उस मूल उद्देश्य से हमें भटकना नहीं है। अगर कोई पाठ दिया हुआ है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जो हम लोग पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? वो उस उद्देश्य से बच्चे न भटके, उद्देश्य से हम शिक्षक जो है उसको न भटकाएं, उद्देश्य को पूरा करवाएं कि इसमें एक लड़की की वीरता की जो गाथाएं दी गई है, कि एकदम विपरीत परिस्थिति में भी जो उसके अंदर अदम्य साहस रहता है, जो भरपूर अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए और उन लोगों से लड़ता है जिससे पूरी दुनिया डर रही थी, सबके सामने जो है ये लड़ती है। ये उनके हौसले, उनके हिम्मत, उनके जो कहिए ना,
इन सब चीजों के बारे में जानकारी देंगे जिससे ये मूल उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो निश्चित रूप से हमें मूल उद्देश्य से बिल्कुल नहीं भटकना है। अगला चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। समकालीन शिक्षा नीतियां जैसे नई शिक्षा नीति 2020, समकालीन शिक्षा नीति जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि अधिगम डैश चाहिए। अधिगम कैसा होना चाहिए? स्मरण आधारित रटंत विद्या की समय जो है ना खत्म हो चुकी है। नहीं, रटंत विद्या की समय खत्म हो चुकी है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ये भी खत्म हो चुका है। बाल केंद्रित चल रहा है। क्या चल रहा है? बाल केंद्रित चल रहा है। शिक्षक केंद्रित भी नहीं, बाल केंद्रित। उसके बाद अनुभवनात्मक, ये सही जा रहा है। अनुभव, हम लोग बच्चों को जब भी पढ़ाते हैं तो उनके पूर्व के ज्ञान को देखते हैं पहले। पूर्व ज्ञान मतलब यही तो अनुभव है। अनुभव क्या है सर? पूर्व ज्ञान ही तो अनुभव है ना। पूर्व का जो ज्ञान है वही अनुभव है। जो पूर्व की चीजों को आप देखते हैं उसी के बारे में आप विश्लेषण करते हैं, वही चीजें अनुभव हो जाती है। तो पूर्व ज्ञान को जोड़ करके जब हम चीजों को पढ़ाते हैं, जब आगे बढ़ाते हैं जोड़ कर, तभी जाकर के ये अनुभवात्मक पर जो है 2020 का आपका एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य कर रही है। आगे बढ़ेंगे सर। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? ध्यान दीजिएगा, जब आप कक्षा के अंदर होते हैं, जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो उस समय में छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, जो पहले पाठ पढ़ा चुके हैं क्या उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद है उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, उस पाठ से जो पढ़ा मतलब जिस पाठ को भी वर्तमान में पढ़ा रहे हैं क्या उससे संबंधित पढ़ाएंगे। बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, बालक का जो पूर्ण ज्ञान है या पूर्व ज्ञान ये होना चाहिए, शायद हमें लगता है पूर्व ज्ञान होना चाहिए, पूर्व ज्ञान संबंधित उपरोक्त में से सभी। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि सभी प्रश्न होने चाहिए। आप पूर्व में क्या पढ़ाए उसके बारे में तो पहले पूछिए कि हमने जो कल के पढ़ाया था आप लोगों को कितने चीजें जो है समझ में आई, कितने चीजों को आपने याद कर रखा है अभी तक। मतलब याद कर रखने का मतलब क्या? आपके अनुभव में, आपके ज्ञान के अंदर जो है समाहित हो पाया है। ठीक है, तो ये होना ही चाहिए। पाठ से संबंधित जो पाठ अभी पढ़ाएंगे उससे संबंधित तो बातें होती ही रहती है। अभी जो आपका CCE पैटर्न होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस होता है ना, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, नहीं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है ये क्या कहता है कि कक्षा के दौरान ही आपको क्या हो जाना चाहिए, कक्षा के दौरान ही जो बातें हैं वो शिक्षण का कार्य होता रहता है। जिस समय उसी समय बहुत सारी चीजें जो है एकदम रचनात्मक मूल्यांकन यहीं पर ना आता है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि कक्षा के दौरान ही आप चीजों को समझाते जा रहे हैं और उससे बच्चों से लेते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। ठीक ना, आ जाइए अगला देख लीजिएगा। इसका सही आंसर सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। छठा नंबर देखिए, कहता है बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में सबसे पहले किसने कार्य किया था? बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? देखिए आपको पता होगा कि अंधे लोगों के लिए ब्रेल लिपि होता है। क्या होता है? ब्रेल लिपि होता है ना। ब्रेल लिपि आपको याद रखना होगा। ब्रेल लिपि इसमें 6 बिंदु होते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। कितने? 6 बिंदु होते हैं। लेकिन अब अंधे के बाद बहरों की बारी आती है तो नाम आ जाता है एनी बेसेंट का। ये एनी बेसेंट कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये याद होगा आपको। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का इनके बारे में और एक याद होगा आपको, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन नहीं, तिलक साहब के जो है, तिलक साहब की सहायता से 1916 में, तिलक साहब की सहायता से 1916 के अंदर जो है इन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना करी थी। और बहरों के लिए भी शिक्षा व्यवस्था जो है इन्हीं के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा ही, मतलब बहरों की शिक्षा के क्षेत्र में जो है इन्हीं का उल्लेखनीय योगदान है। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिएगा। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह किसने कहा था? निश्चित रूप से सर, एक शिक्षक के रूप में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपके कथनी में और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जितना आप कह रहे हैं उतना आपको करना पड़ेगा। तो यही तो हम कह रहे हैं कि सक्सेस की 92 से आप लोग जुड़े और सक्सेस की 92 आपके सफलता के लिए 100% कार्य करेगी और पहली बार में आपको सफलता दिलाएगी। पहली बार में आपको सफलता दिलाएगी। जो कहती है वो करती है। जो भी साथी लाइव क्लास कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन पर कर रहे हैं, उनको पता है। और जो भी लोग नहीं कर रहे हैं, देखिए नीचे जो 2 नंबर चल रहा है, अभी आपके सामने नीचे 2 नंबर चल रहा है, किसी दोनों में से किसी पर आप लोग व्हाट्सएप करिए और पूरी तरीके से क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। लाइव क्लास करिए, एप्लीकेशन पर जाकर के पूरी तरीके से पीडीएफ मटेरियल लीजिए, टेस्ट दीजिए, सारी सुविधाएं आपको, क्लास पूरी तरीके से रिकॉर्डेड होता है, जितनी बार मर्जी उतनी बार देख लीजिए। संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जा रही है।
हर एक कक्षा का एग्जाम का क्लास जो है चल रहा है, तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात कर रहे थे इस प्रश्न में, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। आज सभी बिंदुओं का विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि थोड़ा सा आज समय की कमी है। आप सिर्फ और सिर्फ मूल बिंदु पर चलिए। शिक्षा की कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, ये रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ कहते हैं महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर आप जानते ही हैं, गीतांजलि के बारे में जानते होंगे, रचयिता है नहीं, गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानते होंगे, इन्होंने ही लिखा था जन गण मन जो है इन्होंने ही लिखा है, जिसको 52 सेकेंड में हम लोग गाते हैं ना। ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान है, ये हमारा है ना, राष्ट्रीय गान है हमारा। तो ये इन्हीं के द्वारा है। जाकिर हुसैन जी के बारे में, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, ठीक है, जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 8वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, क्या कहता है। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? यानी एक प्रभावी संसूचक के रूप में निम्न में से आप किस पर विचार करेंगे? संसार माध्यमों का चयन करेंगे, उसके बाद मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाएंगे, या संचार के उद्देश्य की निर्दिष्ट करेंगे? इनमें से कोई नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कहता है एक प्रभावी संसूचक के रूप में यदि आपको कार्य करना होगा, मतलब कह सकते हैं ना, सूचनाओं का एक तरह से जो आदान प्रदान होता है ना, इसके लिए जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कौन सा कदम उठाएंगे जो सबसे बेहतर हो सकता है। संचार माध्यम का चयन करना, मूल्यांकन प्रक्रिया का चयन करना, ये सबसे ज्यादा बढ़िया बात यहां पर दिख रहा होगा। संचार के उद्देश्य को जो है निर्दिष्ट करेंगे कि जो हम संचार जो होगा उसमें उसका मूल उद्देश्य क्या है, किन बातों को बताना है, किन बातों के बारे में जानकारी देनी है, उससे के क्या लाभ होंगे, उससे क्या लाभान्वित लोग हो पाएगा, इसके बारे में। आ जाइए अगला प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर क्या कहता है। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? भौतिक वातावरण मतलब क्या होता है? जो बच्चे बैठे हुए होते हैं विद्यालय के अंदर, जो बेंच पे बैठे होते हैं मान लीजिए, तो वहां पर जो भौतिक वातावरण होता है वो एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा बातचीत ये सब करते हैं, ठीक है, करते हैं ना। तो भौतिक वातावरण बनाने के लिए किसको महत्व दीजिएगा? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम करना, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। हमें लगता है दोनों के साथ आपको जाना चाहिए नहीं, क्योंकि वायु प्रदूषण भी नहीं होना चाहिए और ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होना चाहिए। प्रदूषण चाहे जो भी हो वो नुकसानदायक ही है, हानिकारक ही है नहीं। अगर शोरगुल बहुत ज्यादा होता है तो वो भी भविष्य के लिए जो है खतरा उत्पन्न कर रहा है। शोरगुल नहीं, वो भी खतरा उत्पन्न कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये बात है, वायु प्रदूषण जो है ये तो विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देता है। तो निश्चित रूप से वैसे स्थान पर विद्यालय होते हैं जहां पर आपको हवादार जगह होता है, नहीं होता है। देखते हैं ना विद्यालय का निर्माण जहां भी होता है वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा खाली जगहों को देख कर किया जाता है एकदम, जहां पर बहुत ज्यादा आवागमन न हो, बहुत ज्यादा गाड़ी उड़ी न जाए, यत्र तत्र लोग जो है इधर उधर न जमावड़ा बना करके रखे। तो ये होता है आपको उपरोक्त तो दोनों इसमें सही हो जाएगा। कारगर शिक्षण कुल मिलाकर के किस प्रकार का है? देखिए कारगर सवाल कहता है कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है? यहाँ है अध्यापक की विद्वता का, अध्यापक की ईमानदारी का, अध्यापक के व्यवहार के प्रति, अध्यापक की रुचि का, इनमें से सभी के साथ जाना चाहिए सर। कारगर शिक्षण की बात है। बेहतर शिक्षण तभी हो पाता है, बेहतर शिक्षण तभी हो पाता है जब शिक्षक विद्वान होते हैं, अध्यापक ईमानदार होते हैं, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि होती है। हमें लगता है सभी के साथ अगर आपको ऐसा हो इन 3 में से एक का चयन करना हो, आपको ये सबसे बेस्ट होगा। यहाँ इनमें से सभी को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए विद्वता तो बहुत लोगों में होती है लेकिन वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं चीजों को कर पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बच्चों को समझा नहीं पाते हैं, ये गड़बड़ी होती है, बच्चों को समझा नहीं पाते हैं, ठीक है। ये आप देखे भी होंगे। निश्चित रूप से ईमानदारी की बात करें, ईमानदारी एक अलग चीज है, अलग पैटर्न है। ईमानदारी हो लेकिन शिक्षक के अंदर ज्ञान ना हो, उनके अपने कार्य के प्रति अगर रुचि ना हो तो फिर गड़बड़ है। तो अध्यापक न व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि होनी चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो एकदम निश्चित रूप से संदेह कहिए, निसंकोच कहिए, आप जो है सी के साथ जाइए, 100% आपका सही होगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। आ जाइए। यार कहता है एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों को की सहायता करती है यदि वह, देखिए कॉलेज की जो है अध्यापिका है
और वो बच्चों को सहायता कर रही है, तो किस तरह से सहायता कर रही है ये देखना है। कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, क्या नोट्स लिखवाना सहायता करना है? पाठ्यक्रम समय से पूरा करवाती है, क्या ये सहायता करना है? मूल्यांकन में निष्पक्षता रखती है, क्या ये सहायता करना है? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर इन सभी ऑप्शन को देखिएगा तो जो आपका आरटीई कहता है, जो एनईपी कहता है, जो आपको एनसीएफ कहता है, ये सब जो कह रहा है वो ये कहता है कि विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रश्न पूछे, विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। तो ये सबसे ज्यादा, जब बच्चे प्रश्न पूछेगा मतलब वो बच्चा आपसे घुल मिल रहा है, और जब आपसे घुल मिल रहा है मतलब उसके अंदर जो है क्या है, कहीं न कहीं प्रश्न पूछने के लिए उत्तेजना होती है, और जब प्रश्न पूछता है, जब आपसे संतुष्ट होता है, तो कहीं न कहीं उसका एक आत्मविश्वास अलग लेवल पर पहुंचता है। तो निश्चित रूप से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आ जाइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? कक्षा नायक का क्या मतलब हुआ? कक्षा नायक का मतलब क्या हुआ? देखिए, कक्षा नायक शब्द का प्रयोग किया गया है। कक्षा नायक का चयन करते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले बात है, बौद्धिक क्षमता को देखना है, अनुशासन के प्रति निष्ठा हो, छात्रों की पसंद हो, शैक्षिक उपलब्धि हो। ऐसा नहीं है कि जो छात्रों के का पसंदीदा बच्चा होगा उसको आप बना दीजिए, जो शैक्षिक उपलब्धि जिनका ठीक ठाक होगा उसको बना दीजिए, बौद्धिक क्षमता जिसका हो, जो अनुशासन, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, एकदम अनुशासन के प्रति ईमानदार। अब ऐसा नहीं कि बौद्धिक क्षमता ठीक है, अपने ग्रुप वाले बच्चों को फ्री छोड़ दिया, अरे तुम लोग करो जो करना करो, बाकी को जो है दबाते रहेगा, ये अच्छा बात नहीं है। जो इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए कि अनुशासन के प्रति पूरी तरीके से निष्ठा हो कि नहीं हम बच्चों को केयर करके रखेंगे, ये बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती है, चुनौती से भी अधिक है। देखिए, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण क्या है? भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। शिक्षण क्या है? चुनौती से भी अधिक है, मतलब धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, सांप्रदायिकता द्वेष के कारण, जातीय विभेद के कारण। ये देखिए ध्यान समझिएगा, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण क्या है? एक चुनौती से भी अधिक है। इसका क्या वजह हो सकता है? मूल रूप से अगर देखेंगे तो यहां कहता है धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, ये सही है। सांप्रदायिकता द्वेष के कारण, भारतीय जातीय विभेद के कारण। देखिए, जातीय विभेद का उतना ज्यादा नहीं यहाँ पर फर्क पड़ता है भारतीय समाज में शिक्षण के ऊपर, और सांप्रदायिक द्वेष भी उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। लेकिन धर्मांधता अगर आपके अंदर हो जाता है, विवेकहीनता अगर आपके अंदर हो जाता है, तो ये आपको जो है कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा कि भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण, भारतीय समाज में, ये अभी देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, धर्मांधता आपको बहुत जगह पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, और विवेकहीनता भी है। इसके वजह से आपको चुनौती से भी ये अधिक हो चुका है। सांप्रदायिकता दायिक दोष से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है कि 50 लोग इधर से 50 लोग उधर से हैं, अपना लड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसमें से एक बच्चा जो है पढ़ करके कलेक्टर बन जा रहा है, पढ़ करके बहुत ऊपर तक चला जा रहा है, नहीं। उसके बाद जातीय विभेदीकरण की अगर बात कर लेंगे तो जातीय विभेदीकरण से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर होगा। यहीं पर बहुत सारे लोग गलत कर देंगे, जब डी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के किस जो है निबंध से हुई थी? तो आपके सामने आपको देख सकता है, सभ्यता और शिक्षा, सभ्यता की प्रगति, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता के साथ, सॉरी, प्रगति के साथ सभ्यता। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, सभ्यता और प्रगति होता है। क्या होता है? सभ्यता और प्रगति होता है। ये सभ्यता और प्रगति जो इनका था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, इसी पर आधारित है एनसीएफ 2005, ठीक है। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है सभ्यता और प्रगति पर आधारित है। आ जाइए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। सर, छात्रों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे उत्पन्न होगा? आपके सामने है, विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों को प्रस्तुतिकरण के द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा के द्वारा। ये सभी किसके साथ जाना चाहिए? निश्चित रूप से हमें लगता है सभी के साथ जाना चाहिए। नहीं, सभी के साथ जाना चाहिए लगता है क्या? बताइए। मनोविज्ञान शिक्षण के द्वारा, विज्ञान शिक्षा के द्वारा, किसके द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण तैयार करना है? इसमें हमें लगता है क्या होना चाहिए? विज्ञान की शिक्षा के द्वारा। नहीं, उतना ठीक नहीं है। विज्ञान की शिक्षा के द्वारा तो होगा, लेकिन देखिए आगे,
तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण से। ये देख रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन आपका है। दर्शन और मनोविज्ञान की शिक्षा यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती है, इसलिए इसको अगर छाटेंगे तो इसको भी छाटेंगे, और दो को छाटेंगे तो एक के ही साथ जाएंगे। क्योंकि इनमें से सभी है तो ये तो होगा ही नहीं होगा। और अगर बीपीएससी अगर एग्जाम कंडक्ट करती है और इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन देगा, तो आप इनमें से एक से अधिक के साथ जा सकते हैं। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा वहां पर, ठीक है। विज्ञान शिक्षा के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा और तर्क संगत विचार की प्रस्तुति के द्वारा होगा। इस स्थिति में आपको बी के साथ ही जाना उचित रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? आपका ऑप्शन है प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाता है। प्रधानाचार्य से तो अच्छा संबंध सबका होना ही चाहिए, नहीं होना ही चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, ये भी ठीक ठाक लग रहा है। नहीं, अब आइए, संबंध होता ही होता है, संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ होता नहीं है लोगों का, निश्चित रूप से आपको ये पता होगा। लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है, किसे महत्व देंगे आप? तो कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण अगर कराएंगे, ये सबसे ज्यादा महत्व देने वाली बातें हैं। क्या है? कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण का कार्य करना सबसे बेहतर ऑप्शन आपके सामने होगा, ठीक है। भविष्य को लेकर ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। जो पढ़ेंगे, जिनको आप पढ़ा रहे हैं, पांचों उंगली जिस प्रकार से बराबर नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। जिस प्रकार से पांचों उंगली बराबर नहीं होता हाथ का, ठीक उसी प्रकार से सभी बच्चे बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन चिंतित भी रहना चाहिए, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं, ऊँघते हुए मतलब ऊँघाते हुए, नींद आता हुआ, होता है ना, कभी-कभी कक्षा के अंदर जाते हैं, रात में शादी-उदी में गया, बाराती-वाराती में गया, अधिकांश बच्चा एकदम ये हो रहा है, सो रहा है, नहीं। इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? छात्रों में कोई कमी हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है, कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो, अधिकांश है। कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकता है, जो विद्यालय का स्ट्रक्चर है, वो सही नहीं है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। शिक्षण में कोई कमी हो सकता है कि हम पढ़ा रहे हों, पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा बच्चों को, जिसकी वजह से वो सो ही रहा है, सोच रहा है कि नींदे मार रहे हैं एक बार, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्या कहता है? अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। अच्छा शिक्षण क्या प्रकार है बताइए? अच्छा शिक्षण प्रकार्य है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवस्था के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का। इनमें से कोई नहीं, अभी तुरंत देखे थे हम लोग इसको, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा वाला ये आ जाएगा। एनसीएफ 2005 में, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग जो है का सुझाव दिया है? नहीं, सुझाव दिया है। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम सुझाव दिए? देखिए, एनसीएफ 2005 की जब हम लोग बात करते हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर नहीं, आपको दिया गया है ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर जाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चा जो जानता है पहले उसको देखना है, जो जानता है उसको देखना है, उसके बाद जो नहीं जानता है उसकी तरफ धीरे धीरे ले जाना है उसको। फिर मूर्त से अमूर्त की ओर मतलब पहले ठोस वस्तु को दिखाना है, ठोस वस्तु जो अगर मिल पाई तो दिखाना है, उसके बाद उसके बारे में परिकल्पना करना है। तो ये बातें सबसे ज्यादा इसके अंदर की गई है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आ जाइए अगला देखेंगे, एनसीएफ 2005 में प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। ये जो है आपके लिए, ठीक है। चलिए, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है, क्योंकि इससे बच्चों का शिक्षण स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, ठीक है। उसके बाद कहता है इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होता है। उपरोक्त तो दोनों के साथ जाइए ना, बिल्कुल। जब आप बच्चों से घुल मिल जाते हैं, जब बच्चों से उसके आसपास के वातावरण के बारे में पूछते हैं, उसके घर के बारे में चीजों को जानकारी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। अच्छा, ये सब होता है, नहीं, वो इंटरेस्ट लेता है, और जितना ज्यादा इंटरेस्टेड होगा उतना ज्यादा कक्षा जो है स्वाभाविक होता चला जाएगा, शिक्षण उतना ज्यादा स्वाभाविक हो जाएगा। तो क्षमा चाहते हैं,
यहीं पर अभी एंड करना पड़ेगा, ठीक है, जल्द से निकलना है, समय बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए ये वीडियो आपको निश्चित रूप से जल्द मिल जाएगा आप लोग तक। और सभी साथी एक बार शेयर कर देंगे, अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। और आपका जो है निश्चित रूप से एक लाइक करना, एक शेयर करना, ये बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अधिक से अधिक शेयर करिए सर, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।